हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में आज हम लोगों का लेक्चर है नेक्स्ट मैथ्स का। लास्ट टाइम हमने 2019 का यूपी टेट का लिया था और 6 to 8 लिया था। आज हम लोग 2018 1 to 5 लेंगे। अभी ये हमने रैंडमली ले लिया है। उसके बाद जब हम वीडियोस लगाएंगे तो हम चैनल पे अगर आप लोग विज़िट करते हैं तो वो लाइन से आप लोग को दिख जाएंगे। जैसे 19 का पहले 1 to 5 और 6 to 8, फिर 18 का 1 to 5 6 to 8, इस तरह से सीरियल में आप लोग को इजीली मिल जाएंगे। अभी हमको इजीली ये पेपर मिल गया इसलिए हमने इसको पहले कर लिया। और कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जैसे नंबर सिस्टम के कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेवल के रखे गए हैं, तो इसलिए हमने इस पेपर को पहले लिया है। इसके बाद से हम लोग सीक्वेंस से चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इट इज़ मैथ्स का है लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें एक, इफ़ इट इज़ फ्राइडे ऑन 4 अगस्त 2017 देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 61 डेज। देखिए हमने ये पेपर का ही लिया है ताकि इसमें हिंदी में भी क्वेश्चन रहता है तो हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, और हम सॉल्यूशन ऐसे बताएंगे कि हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकें, तो इसलिए दोनों लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि 4 अगस्त को फ्राइडे है यानी कि शुक्रवार है, और 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो सिंपल है, देखते हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं हमारे, हमें इतना तो पता है। तो देखिए 4th को फ्राइडे है, तो स्टार्ट जब हम आगे से काउंट करना शुरू करेंगे तो स्टार्ट होगा हमारा 5th से, 5 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, और उस दिन कौन सा डे होगा, सैटरडे होगा। अब देखिए 61 कह रहा है कि 61 डेज के बाद कितने कौन सा दिन होगा, यानी कि 61 को हम क्या करेंगे, 1 वीक क्या होता है 7 डेज का होता है, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 8 द 56 आता है, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि सैटरडे से हम स्टार्ट करके 5 दिन काउंट करेंगे, यानी कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो वेंसडे ये हमारे 5 दिन हो गए। तो उसके बाद ये जो वेंसडे है ये हमारा कौन सा दिन होगा, 61st डे, यानी कि ये जो कह रहे हैं 61 डे, यहाँ पर वेंसडे को पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं आफ्टर 61 डेज, यानी कि इसके बाद कौन सा दिन होगा। तो हम इससे एक ज़्यादा कर लेंगे, यानी कि हमारा थर्सडे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 3rd। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए एक फिगर दी गई है इस तरह से, और इसमें कहा है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और इसमें ये एंगल y है और ये एंगल x है। इसका डिफरेंस पूछा है इन्होंने, y माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है। तो सिंपल है, देखिए ये इसको हमने बना लिया जैसे एज इट इज़ बना लिया जो गिवन है हमें, और हमने कंडीशन लिख ली ए बी पैरेलल सी डी है और y डिग्री माइनस एक्स डिग्री हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम x और y की वैल्यू देखें तो जब ए बी पैरेलल सी डी है और कोई एक लाइन इन्हें इस तरह से कट कर रही है, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रियक रेखा, इस तरह से कट करती है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं एंगल्स की। जैसे ये वाला एंगल अगर हम कहें ये वाले एंगल के तो वो इक्वल होगा, करस्पॉन्डेंस एंगल है, या हिंदी में कहें तो संगत कोण है। और इसी तरह से जो ये एंगल बना दिख रहा है ये x और ये 120 एंगल, ये कौन सा है, इंग्लिश में ऑल्टरनेट एंगल, और हिंदी में कहें तो एकांतर कोण। ठीक है, यानी कि ये अगर 120 है तो x भी हमारा 120 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इनको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो हमारे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ओके, उसके बाद ऐसे ही अगर हम y को देखें तो y और ये 110, ये जो 110 जो है हमारा, ये दोनों भी कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, इसलिए y इक्वल टू 110 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी। अब इसमें पूछा है डिफरेंस, y डिग्री माइनस एक्स डिग्री, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, 10 आ गया। सिंपल है बहुत सा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस का। देखिए इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 390 अ शॉपकीपर गेन्स 20% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। ये कह रहे हैं कोई दुकानदार एक वस्तु को 390 पे बेचने पे 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, यानी कि सीपीएम में निकालना है आर्टिकल का। गेन हो रहा है 20% का, और बेचने पे कितने रुपए पे, 390 रुपये पे। तो अब देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, गेन परसेंट को पकड़ेंगे, यानी कि जो लाभ हो रहा है उसको पकड़ेंगे। अब 20% हो रहा है, यानी कि 20/100, कह रहा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि क्या, 120/100, जिसको
अगर हम इसको क्रॉस करें यहीं पर तो ये 1/5 आएगा, लेकिन क्योंकि ये तो सिंपल परसेंटेज हो गई, इसको क्रॉस करने पे 1/5 आ गई, लेकिन ये कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 से क्या हो रहा है, 6 में जा रहा है, 5 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, यानी कि 6/5। तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है 1, यानी कि 6/5, और यानी कि 5 की चीज़ है 6 पे बेची है, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा, है ना। ए का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 5 क्या है हमारा सीपी है और 6 क्या है हमारा एसपी है। तो एसपी की जो वैल्यू ने दे रखी है वो 390 दे रखी है, 390। तो हमने इसको क्या कर दिया, 6 यूनिट को इक्वल कर दिया 390 के, 390 को। और हमने देखा ये कितने टाइम्स जा रहा है, ये अगर हम इसको डिवाइड करें 6 से तो 65 टाइम्स हमें जाता दिख रहा है। 6 6 द 36, और उसके बाद इधर 3 बचा, 6 5 द 30, तो 65 टाइम्स जा रहा है, यानी कि अगर हम 5 को भी इतने ही टाइम्स कर दें तो हमारा सीपी आ जाएगा। सिंपल 5 को हमने क्या किया, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आ गया 325 सीपी आ गया। सिंपल है, हमें बस गेन प्रॉफिट उठाना है, उसको कर देना है। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन है पॉपुलेशन पे। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 60,000 टू 65,000 देन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन परसेंट इज। ये कह रहे हैं कि किसी कस्बे में जनसंख्या जो है वो 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो उसमें जो वृद्धि हुई है वो प्रतिशत में बताइए। तो देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज बाई कितना हो रहा है, 60,000 से 65,000, और इनिशियली कितना है, 60,000 है शुरू में, और इंक्रीज होने के बाद 65,000 हो रही है, तो कितना बढ़ रही है, 5,000 बढ़ रही है, ये हमें पता लग गया 5,000 बढ़ रही है। तो अब अगर हमें इंक्रीज परसेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इंक्रीज परसेंट जितनी इंक्रीज हो रही है, जितना नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 5,000 इंक्रीज हो रहा है, डिवाइडेड बाय जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी, यानी कि 60,000 से इंक्रीज हो रही है 5,000, तो कितना बन रही है, 65,000 बन रही है। तो इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज निकालना है इसलिए हमने क्या कर दिया, इंटू 100 कर दिया। तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे जब 1000 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8 होल 2/6 आ जाएगा। इसको फर्दर हम देख लेंगे, यहाँ पर 2/6 नहीं है तो फर्दर इसको डिवाइड कर देंगे, 1/3 आ जाएगा, यानी कि 8 होल 1/3 हमारा 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 पर्सन कंज्यूम 200 kg ऑफ राइस इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 30 पर्सन कंज्यूम 500 kg ऑफ राइस। देखिए सिंपल है, 40 लोग हैं, 30 दिनों में 200 किलो चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 लोग 500 किलो चावल खाएंगे। तो सिंपल एक हम लोग को हमेशा से पता है MWD टाइप का एक ये फॉर्मेट होता है, इसमें हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पे W कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे किलोग्राम है, या फिर वर्क हो सकता है कि मजदूर काम करते तो यहाँ पे वर्क लिखा जाएगा, तो वो चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे मैन रहेगा और यहाँ पे डेज रहेगा और यहाँ पे W रहेगा, तो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी इसकी। तो देखिए 40 लोग हैं और कितने, सबसे पहले 40 लोग हैं 200 किलो, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिख दी 200 किलो, और कितने दिन लग रहे हैं, 30 दिन लग रहे हैं, इनको लिख दिया। फिर सेकेंड लिखा, देखिए हमें निकालना क्या है, कितने दिनों में, तो डी को हमने पहले ही x ले लिया, उसके बाद 30 व्यक्ति यानी कि मैन को हमने 30 ले लिया, 500 kg चावल है 500 लिख दिया। तो इस तरह से सीक्वेंस हमने लिख दिया। फिर क्या किया, ये इस तरह से बना लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन बना लेंगे 40 मल्टीप्लाई 500, 40 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 30, उसके बाद आ जाएगा इक्वल 30 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई x, ऐसे कर देंगे। इधर 100 0 0 जितने भी हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 30 30 तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा इधर 20 × 5 बच रहा है, यानी कि 100 डेज। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 100 डेज, यानी कि 4th आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। एक सम चतुर्भुज है, उसके विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज की भुजा है। देखिए सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस की लेंथ, डायगोनल की लेंथ अलग अलग होती है, D1 D2, तो 16 और 12 है, 16 12 है। साइड बताइए, यानी कि ये ए बताइए। तो सिंपल फार्मूला है इसका, देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा बताने के लिए किया है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरीमीटर कहें तो 4a होता है, एक रोम्बस का पेरीमीटर 4a होता है, और वो इक्वल टू क्या होता है, 2 √D1² + D2²। तो D1 यहाँ पे 16 दिया है, D2 12 दिया है,
सीधा हमने वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को इधर लगे तो ये 1/2 बचा, और इसका स्क्वायर 256, इसका स्क्वायर 144। इसको सॉल्व किया 400 आया, और ये हमारा अंडर रूट निकाला तो 20 आया, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि ए कितना है, साइड क्या है इसकी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि फोर्थ आंसर सही है हमारा। नेक्स्ट है एक डायग्राम इन्होंने दिया है, गिवन फिगर PAQ ये इज द टेंजेंट ऑफ सर्किल। ये एक टेंजेंट है, ये पूरा सर्किल है, इसकी टेंजेंट है, एक स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा है PAQ, ठीक है। और सर्किल एट पॉइंट ए पे ये मीट करती है, एंड ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चक्री चतुर्भुज है। ये कह रहे हैं, और ये PAQ क्या है, इस सर्किल की एक टेंजेंट है, यानी कि स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर एंगल जो दिया है इन्होंने CAQ, ये वाला एंगल दिया है इन्होंने CAQ 70 डिग्री। तो एंगल पूछा है ABC, ये वाला एंगल पूछा है। तो देखिए इस फिगर में हमने क्या किया, इसको हमने 70 डिग्री यहाँ पे मेंशन कर दिया, और ABC ये हमें निकालना है। तो देखिए इसमें दो प्रॉपर्टी लगेंगी। पहली तो ये लगेगी कि जब भी ये टेंजेंट से एक लाइन जो होती है इस तरह से एंगल बनाती है, तो इसके जस्ट इस लाइन के जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है, जिस लाइन से ये एंगल बनाती है टेंजेंट, ये हमारी स्पर्श रेखा है, इस ये वाली जो है इससे जो एंगल बनाती है जिस लाइन तक, वो वाला जो एंगल होता है उस लाइन के जस्ट सामने वाला एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक चीज़ पता चली कि ADC जो होगा हमारा, ये भी 70 हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमारा एंगल 70 है, तो एंगल D जो हुआ वो 70 हुआ। अब ये तो एक हो गया, ADC इज इक्वल टू CAQ इज इक्वल टू 70 डिग्री, हमें पता चल गया। अब इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लगेगी, हमें B निकालना है। यानी कि क्या होता है कि जो सम होता है अपोजिट एंगल का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, उनका सम 180 होता है हमेशा। तो अगर ये 70 है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस 70 कर देंगे। सिंपल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, यानी कि ABC निकालना है तो 180 माइनस ADC कर दिया हमने, ADC कर दिया जो कि 70 है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 110, यानी कि 110 आंसर थर्ड। नेक्स्ट है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन देन द गेन परसेंटेज। सिंपल है, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो देखिए CP जो दी है, यानी कि क्रय मूल्य जो दिया है 8 पेन का, वो बराबर है SP ऑफ 6 पेन, यानी कि विक्रय मूल्य के 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम इनका रेशियो सिंपल निकालते हैं। तो 8/6 इसको नीचे ले आए 6, और इधर SP अपॉन इसको नीचे लिया SP अपॉन CP, तो हमारा रेशियो आ गया। अब हमें पता है गेन निकालना है। गेन परसेंट क्या होता है, SP माइनस CP। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि हम कम में खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे, तभी तो हमें फ़ायदा होगा। प्रॉफिट, लाभ कब होगा, जब हम कम में खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे। यानी कि सेलिंग प्राइस SP जो होगा, विक्रय मूल्य जो होगा, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली उसको पहले रखेंगे, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो सिंपल है, SP क्या है 8 माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 100, 2/6 आ गया, 1/3 आ गया। 1/3 इंटू 100 जब इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 33 होल 1/3। क्यों? क्योंकि ये 3 3 द 9, 3 3 द 9, और फिर 1/3 हमारा रिमाइंडर बच जाता है। तो ये हमारा परसेंट हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर डज नॉट लाई बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छा है, इसको ऑप्शन से करेंगे। ये कह रहे हैं कि कौन सी परिमेय संख्या है 3/5 और 4/5 के बीच नहीं आती है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, ऑप्शन से करेंगे। देखिए 19/30। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे है वो 5 है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे 5 बने। तो हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर दें। अगर हम अब हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी करेंगे। तो हमने क्या किया, 19/6 किया, 30/6 किया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 5 30, 6 बच्चे 30 है ना, 5 आ जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये फटाफट ये प्रोसीजर होगा। तो हम देख रहे हैं 3 पॉइंट समथिंग जा रहा है, यानी कि इसके बीच में लाई करेगी। 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई कर रही। नेक्स्ट पे आ गए, नेक्स्ट ऑप्शन है 2/3, इस पे आए। अब हमने देख रहे हैं यहाँ पे 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को हमें हटाना है यहाँ से। तो 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। 2/3 3/3। अब यहाँ पे 1 बचा,
ऊपर 2/3 है। अब यहाँ पे 1 नहीं, हमें 5 लाना है। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों में, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 10/3 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं नीचे तो सही है, लेकिन अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो 3.3 समथिंग कुछ आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच लाई कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आए 7/10। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें 5 लाना है। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर नीचे डिवाइड किया तो ये कुछ इस तरह से बना। अब यहाँ पे 5 आ गया, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम देख रहे हैं 3.5 समथिंग कुछ आ रहा है। 2 3 द 6 होता है, तो पॉइंट आगे ही आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच ये भी लाई कर रहा है। ऑब्वियसली अब हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है, इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे करके बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए 5 यहाँ पे फिर से 6 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, और ये नीचे 5 बन गया। लेकिन देखिए ये 6 2 द 12 होता है, उसके बाद 6 3 द क्या होता है, 18 होता है, तो वो ज़्यादा बन जा रहा है ना, तो हम 2 में रहेंगे। 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि ये इससे पहले आ रहा है, यानी कि यही हमारा ऑप्शन सही है, जो कि इन दोनों के बीच लाई नहीं कर रही वैल्यू। नेक्स्ट है अब हमारा, इफ द प्राइस ऑफ 3 पेन 2 पेंसिल 4 इरेजर इज 92 रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ 8 पेंसिल 16 इरेजर इज 68 रुपीज़, देन द प्राइस ऑफ 24 पेन इज। देखिए कह रहे हैं 3 पेंसिल 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबर का मूल 92 रुपये है, 8 पेंसिल 16 रबर का मूल 68 रुपये है, और 24 पेन का मूल निकालिए। तो सिंपल है, देखिए इसको इक्वेशन बना के लिखेंगे। देखेंगे 3 पेन 2 पेंसिल और 4 इरेजर, इनको प्लस करके लिखा, कितने रुपए है, 92 रुपये, यानी कि 92 रुपीज़। इसी तरह सेकंड की इक्वेशन बना ली, 8 पेंसिल 16 इरेजर। अब हम क्या देख रहे हैं, हमें चाहिए है पेन, पेन चाहिए ना, यानी कि पेंसिल और इरेजर ख़त्म हो जाने चाहिए, कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। अब हम देख रहे हैं हम क्या करें कि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर हम इसमें से 4 जो है कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों को फिर हम माइनस कर दें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपल है, इस इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 पेंसिल, यहाँ पे 4 इरेजर, यहाँ पे 17 आ जाएगा। 4 तो दोनों तरफ किया है तो कैंसिल हो जाएगा। बच जाएगा 2 पेंसिल 4 इरेजर और 17 रुपीज़। फिर नीचे इस इक्वेशन को लिख दिया ताकि हम सॉल्व कर लें। फिर क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, माइनस कर देंगे, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे पूरे टर्म्स, बचेगा माइनस का 3 पेन। इधर बच रहा है क्योंकि 92 ज़्यादा है, माइनस का साइन है तो माइनस का 75 माइनस करने पे आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 पेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 को इधर डिवाइड कर देंगे, 25 रुपीज़। अब ये कह रहा है 24 पेन के प्राइस बताइए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो ये हमारा आ जाएगा 600 रुपीज़। सिंपल इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इफ़ वी आर गिवन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये जब पेपर हुआ था उस टाइम हमने करने इसको किया था, और ये आज हम यहाँ पे करवा रहे हैं। देखिए कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें हम ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। तो एक इन्होंने दी है 2 एंगल्स एंड 1 साइड, यानी कि 2 कोण और 1 भुजा जब हमें पता हो, यानी कि 2 एंगल हमें पता है और 1 साइड पता है, ठीक है, इतना नोन है। तो अब हम इससे क्या होता है, ट्रायंगल नहीं बना सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि ये, सॉरी, इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि ये इतना जाएगा, ये इतना जाएगा। अब इनको आगे एक्सटेंड कर देंगे, जहाँ पे कट करेंगे हमारा ट्रायंगल पूरा फॉर्म तैयार, क्योंकि हमें ये पता है, ये पता है और ये पता है कि ये कितनी इसकी क्या है। उसके बाद सेकेंड है ओनली 3 साइड्स, केवल 3 भुजाएं अगर हमें पता हो, 3 भुजाएं पता हो तो ट्रायंगल तो बन ही जाएगा। उसके बाद है ओनली 3 एंगल्स, यानी कि सिर्फ 3 कोण पता हो। तो देखिए अगर हमें 3 कोण पता है, इस पे बाद पे आते हैं, पहले इसको देखते हैं। 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी कि 2 भुजा और उनके बीच का कोण। देखिए एक सिंपल लाइन हमने खींची, हमें पता है 2 भुजाएं हैं, यानी कि एक साइड हमें पता है, एक एंगल हमें इसका पता है ना, हमने उतना एंगल बना दिया। उसके बाद दूसरी भुजा भी हमें पता है, तो हमें पता है कहाँ तक हमें जाना है, कितनी डिस्टेंस तक जाना है। उसके बाद जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाके इसको मिला देंगे, तो ये भी ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये क्यों नहीं बना सकता है ट्रायंगल, इसको देखते हैं। सिर्फ इसमें 3 एंगल पता है। देखिए यहाँ पे हमने एक एंगल से हमने क्या किया, एक बेस लाइन बनाई, एक एंगल है हमें पता है, हमने एक इस तरह से बना दिया। अब हमें ये नहीं पता कि हमें कितनी दूर जाके दूसरा एंगल बनाना है, या फिर इधर से अगर हम चलें तो हमें कितनी दूर जाके दूसरा एंगल बनाना है, तो हम कहाँ पे जाके अपनी लाइन को रोकें, है ना। तो इसका मतलब हमें एक साइड पता होना चाहिए, तब तो बन जाता। तो अब देखिए यहाँ ऐसे ही इस वाली तरफ भी चलेगा, ऐसे ही इस वाली तरफ से भी अगर हम स्टार्ट करें तो हमें प्रॉब्लम आएगी कि हमें कहाँ तक जाना है ये हमें नहीं पता। तो एक साइड पता होना ज़रूरी है। इसमें 3 एंगल पता होने से फ़ायदा नहीं है, हमारा
ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है, आंसर 3। नेक्स्ट है, if the length and breadth of a rectangular plot are increased by 50%, 20% respectively, then how many times will its area be increased? देखिए, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई जो है वो लंबाई चौड़ाई 50%, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना गुना बढ़ जाएगा। परसेंटेज नहीं पूछी है, पूछा है कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, सिंपल ये एक रेक्टेंगल बना दिया। एल 50% इंक्रीज कर रहा है और ब्रेथ 20% इंक्रीज कर रही है। अब हमें देखना है कि एरिया में कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। सिंपल एल इंटू बी रखा हमने 50/100, ये 20/100 क्योंकि परसेंटेज में। उसके बाद क्या किया हमने, अब देख रहे 50% बढ़ रहा है ना, यानी कि 100 से मतलब 50% बढ़ रहा है, तो 50 बढ़ेगा 100 में तो 150 आएगा, यानी कि 150/100। ठीक, इसी तरह 120/100। उसके बाद क्या हुआ, इसको थोड़ा सॉल्व इजी करने के लिए 0 0 कैंसिल कर दिया हमने, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आ गया 15 × 12/100, 10 10 100 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 180 आ गया। अब ये 100 से 180 जा रहा है, तो हमें बताना ना कितना इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए 100 से 180 हो रहा है, यानी कि 80 इंक्रीज कर रहा है। किससे कर रहा है, 100 से कर रहा है, यानी कि 80 इनिशियली वैल्यू यानी कि 100। तो अब हमने इसको क्रॉस किया तो हमारा 4/5 आ रहा है, यानी कि 4/5 टाइम्स ये इंक्रीज कर रहा है। आंसर नंबर 3 है इसका। अगर परसेंटेज आता तो चेंज हो जाता, थोड़ा यहाँ पर क्या करते इंटू 100 कर देते, तब वो चेंज आ जाता आंसर। नेक्स्ट है, टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल, दिस टेम्परेचर इज। सिंपल है, डिग्री सेल्सियस में एक टेम्परेचर दिया है, फ़ारेनहाइट में बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है C/5 = M-32/9। तो C की वैल्यू रख दी और F की वैल्यू हम निकाल लेंगे इस तरह से। F-32 इधर मल्टीप्लाई इसको किया तो ये 333 आया बाई 5। इसको सॉल्व किया तो 66.6 आया। उसके बाद 32 ऐड कर दिया तो ये हमारा आ गया 98.6, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट है, एक इक्वेशन दी है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐड में है, और लास्ट है 9 स्क्वायर इक्वल टू क्या है 285 है। तो वैल्यू निकालनी है 0.11 का स्क्वायर, 0.22 का स्क्वायर, इसकी पूरा इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट है, इसको सबसे पहले पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 बढ़ा दिए, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट हैं आगे, इस तरह से। तो इसमें भी स्क्वायर रहेगा, ये याद रखिएगा। पूरा हमने इस तरह से कर दिया, ठीक है, यहाँ तक 9 तक। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें अगर ये चाहिए 1 2 9 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 बन रहा है, 11 और 11 2 द 22, 11 9 द 99, इस तरह से बन रहा है। यानी कि अगर हम 11 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। हमें फर्स्ट टर्म चाहिए 1 का स्क्वायर, ठीक है, 11/100, और नीचे कुछ है नहीं तो 100 पूरा लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 11/100 का होल स्क्वायर पूरा टर्म ये कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर आए तो 11 2 द 22 होता है, और स्क्वायर है इसलिए 2 का स्क्वायर, और ये पूरी 9 स्क्वायर की तक ये सीरीज बन गई। उसके बाद क्या किया हमने, 11 11 121, इसको सॉल्व कर लिया, 100 होल स्क्वायर हटा दिया, और इसकी वैल्यू में गिवन है 285। सिंपल हमने क्या किया, इसे देखिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट से काम चल पाता तो हम इतना मल्टीप्लाई नहीं करते, इसे सीधा 5 फंदा देखते क्या आ रहा है। अगर यहाँ पे कहीं पे 1 2 कुछ भी थोड़ा डिफरेंस होता तो हम देखते। तो अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं अभी भी, लेकिन शॉर्ट हो सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। कैसे, क्योंकि देखिए 2 1 2 आ रहा है लास्ट हमारा, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा 2 1 2, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे 2 यानी कि इन दोनों में से होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैरी आके 1 होगा, +1 ऐड होगा, यानी कि 3 में आंसर होगा, यानी कि या तो ये होगा या ये होगा। तो अगर शॉर्ट करना चाहें तो इसको क्या करें, ये लिख लें, कोई भी डिजिट लिख लें, 3 4 4 8 5 सिंपल लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि नीचे 0 कितना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल का देखिए फ़र्क है। 0 कितने 4 है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 3.4 वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो हमें इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन दे के काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर 2 1 2 करेंगे और हमारा फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में से होगा, तो ये रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है, वरना ये सीधा डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 10 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स एट द सेम रेट इट विल बी ट्रिपल्ड। देखिए लास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, इसमें बस हाफ था। इसमें क्या था कि रेट पूछा था, सिंपली वो दुगनी हो रही है 10 साल में तो उसका रेट बताइए, तो हम उतना तक तो करेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखिए इस ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें वैरायटी इतनी होती है कि इसलिए इसको हम फॉर्मूले से करा रहे हैं, क्योंकि फिर बच्चे वहाँ पर ट्रिक के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि मैथ्स बहुत टफ तो आती नहीं है यूपी टेट में, इसलिए फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स नहीं आती। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर p क्या है, 2p है, दुगना हो रहा है, ठीक है 10 ईयर्स में, और हमें ट्रिपल निकालना है कि 3p कब होगा, कितने सालों में। सिंपल a इक्वल टू हम लोग को पता है p प्लस एस आई होता है, p कॉमन लें तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, p आर टी होता है, इसलिए p कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अब क्या किया, ये अमाउंट कितना हो रहा है, 2p हो रहा है, अमाउंट की जगह 2p रख दिया और ये p को नीचे ले आए यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस आर टी, हमें पता है 10 ईयर्स, यहाँ पर यहाँ से हमें r निकल आया, p कैंसिल हो गया, r निकल आया 10%। अब हमने क्या किया, 3p हो रहा है अमाउंट, तो अब अमाउंट क्या 3p लिखा और नीचे इस p को इधर ले आए 1 प्लस टी, अब यहाँ पे हमें r पता है, t निकालना है, r 10 हो गया और t निकालना है, तो t निकाल लेंगे तो 20 ईयर्स। सिंपल है, बहुत स्पीड में क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आ रहा है 20 ईयर्स हमारा, यानी कि राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट है, इन अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 80 मीटर देयर इज अ स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड ऑफ मैक्सिमम एरिया, द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज। देखिए सिंपल है, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर, यानी कि एक सर्किल बना देंगे सबसे पहले, वृत्ताकार पार्क जिसका डाया क्या है 80 मीटर है, उसके बाद उसका मैक्सिमम क्षेत्रफल यानी कि अधिकतम क्षेत्रफल क्या है, एक वर्गाकार खेल का मैदान बनाए। तो इसका हमने मैक्सिमम यानी कि इसके डाया को लेकर, डाया क्या होता है मैक्सिमम होता है हमारा, डाया को लेकर एक हमने स्क्वायर बना दिया, इस मैदान का यानी कि इस स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है। सिंपल है, हमें डायगोनल पता है, हमें ए अगर मिल जाए तो हम एरिया निकाल लेंगे इसका। तो अब डायमीटर से इस पे कैसे आए, देखिए सिंपल हमें ये पता है कि अगर ये ए हो तो डायगोनल जो होता है इसका √2a होता है, अगर ये ए है हमारी साइड एक स्क्वायर की तो इसके डायगोनल होता है √2a, तो यही हमने रख दिया। अब हमें जो पता है डायामीटर जो इसका है वो 80 का है, तो यानी कि √2a हमें की वैल्यू पता है, यानी कि 80 है। यहाँ से हमने a निकाल लिया, अपॉन √2 किया, उसके बाद इसको इसी करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आया 80√2, नीचे आया 2, आ गया 40√2, ये हमारा साइड आ गया। अब हम एरिया निकाल लेंगे, ए स्क्वायर होता है यानी कि 1600 इंटू इसका स्क्वायर किया 2 आया, यानी कि 3200 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर इसका 3। नेक्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 240 मार्क्स ए स्टूडेंट स्कोर 52 मार्क्स इन पाई चार्ट, द करस्पॉन्डिंग एंगल इज। देखिए 240 अंकों की एक परीक्षा है, ठीक है 240 अंकों की मार्क्स की एक परीक्षा है जिसमें परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए हैं, 52 अंक उसे मिले हैं। तो पाई चार्ट में इसका संगत कोण बताना है, तो देखिए एंगल बताना है, मार्क्स हमें पता है। तो देखिए 240 मार्क्स की एक परीक्षा है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले पाई चार्ट में क्या होता है, पाई चार्ट इस तरह से बनता है सर्कल, और ये पूरा सर्कल कितने एंगल का होता है 360 का होता है, ये हम लोग को पता है। तो अब यहाँ पे 240 मार्क्स लिए हैं, यानी कि क्या किया हमने इसको पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, उसके बाद क्या किया 6 पार्ट में एक और लाइन बना दी, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमारे ये क्या है, ये सारे 6 सब्जेक्ट हैं जो कितने हैं टोटल 240 मार्क्स के हैं, ठीक है, यानी कि पूरा जो ये 360 एंगल है वो यूनिट बराबर हुई 240 मार्क्स के। तो हमने क्या किया 240 मार्क्स इक्वल हुआ 360 डिग्री के। तो अगर हम 1 मार्क निकालें तो 240 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 3/2 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 1 मार्क्स कितना एंगल कवर कर रहा है 3/2 डिग्री। अब ये पूछ रहे हैं तो 52 मार्क्स जो है वो कितना एंगल कवर करेंगे, यानी कि 52 मार्क्स की इंटू 52 कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 78 डिग्री, यानी कि राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट है, इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये कि p% ऑफ p, तो हमने क्या किया p का p% किया तो p/100 हुआ, क्या है इक्वल टू कितना है इस 36 p स्क्वायर बाई 100 हुआ, 100 को इधर ले गए 3600 बना, उसके बाद इसका रूट निकालेंगे तो ये 36 तो ये 6 का रूट होता है और ये 100 10 का होता है, यानी कि ये 60 आ जाएगा। आंसर कितना है 4। नेक्स्ट है, इफ 2352
इक्वल टू 2 की पावर x, 3 की पावर y, 7 की पावर z, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको करेंगे कैसे। इस एक तरीके से ये एक बड़ी सी डिजिट है जिसके ये फैक्टर्स दिए हैं और उन फैक्टर्स की कुछ पार है। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब है कि इसका एलसीएम हम निकालें तो हमें कुछ इसमें से ये सारे फैक्टर्स हमें मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 वन द 2, ये निकाला 2 आया, फिर से 2 से जाएगा 6 है लास्ट में, फिर से 2 से जाएगा, फिर क्या हमने देखा 2 से नहीं 3 से जाएगा। अब तो हमने यहाँ पर जब आए तो हमने देखा 2 से अब नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 से एक बार गया, उसके बाद हमने देखा अब 3 से नहीं 7 से जाएगा, 7 से किया तो इतना। अब हमने क्या किया, इनको एज इट इज़ ऐसे लिखा 2 3 7, क्योंकि और कुछ तो दिख नहीं रहा है, 2 3 7 है। हमने देखा 2 कितनी बार गया है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, ठीक है। 2 कितनी बार गया है, 4 टाइम्स गया है। अब हमने देखा 3 एक बार गया यानी कि 3 की पावर 1, फिर देखा 7 2 टाइम्स किया है, 7 की पावर 2। अब ये कह रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये x y z जो है ये हमारे फाइंड हो गए। x 4 हो गया, y 1 हो गया और z कितना आया, 2 आया। इन तीनों को ऐड कर लिया तो हमारा क्या आ गया, वैल्यू 7 आ गई। सिंपल है। आंसर नंबर कितना है राइट, कौन सा राइट है, 2 है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इवन डिवीजर्स ऑफ 100 विल बी, 100 के समभाजकों की संख्या होगी। देखिए सिंपल, क्योंकि ये स्मॉल डिजिट थी तो इसको इसके दो तरीके करने के, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक तरीका है जो किसी भी डिजिट के लिए कितनी भी बड़ी से बड़ी डिजिट हो उसको सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड को हमेशा रखेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये याद नहीं आता है, मान लीजिए अगर ये याद नहीं आता है तो ये एक तरीका है, इसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए हम क्या करते हैं सबसे पहले कि इसके हमने 100 का एलसीएम किया, हमने देखा 2 टाइम्स आया और 5 2 टाइम्स आया, तो हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, हमें कितना मिला, 100 मिल रहा है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल फैक्टर हम निकालेंगे। टोटल फैक्टर निकालने के लिए इसमें जो पार में होता है, पार जो होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, चाहे ऑड नंबर पे हो चाहे इवन नंबर पे हो, किसी पे भी हो। तो हमने क्या किया, 2 + 1 और 2 + 1 इसमें दोनों में कर लिया। अब ये कितना बना, 3 बना, ये भी 3 बना। क्या करेंगे, इन पार को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 = 9, तो यानी कि हमारे टोटल फैक्टर 9 हो गए। एक बार फिर से देखिए, जो भी पार यहाँ पे होती है उसमें एक ऐड करते हैं, उन सब में एक ऐड करके और जो आता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 3 बना, यहाँ पे 3 बना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 आ गया। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला टोटल फैक्टर्स मिले। अब हमें यहाँ पे इवन फैक्टर चाहिए हैं, समभाजक चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑड फैक्टर निकालेंगे, यानी कि विषम भाजक निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमें इवन मिल जाएंगे। अब ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऑड टर्म्स होंगे, अब यहाँ पे 2 तो इवन है यानी कि सम है, और 5 क्या है, विषम है यानी कि ऑड टर्म है, सिर्फ एक ही ऑड टर्म है, तो हम देखेंगे उसको देखेंगे और उसकी पार जो होगी उसमें +1 ऐड कर देंगे। देखिए अगर यहाँ पे और भी ऑड नंबर होते तो हम उनको भी लेते इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे तो टोटल सारे फैक्टर्स लिए, ठीक है, सारे बेस लिए, इवन हो चाहे ऑड हो। ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम सिर्फ ऑड लेंगे, चाहे यहाँ पे जितने भी टर्म्स ऑड के हों। ऑड लिया और इसकी पार में वही किया, +1 किया और उसको लिख दिया, 2 + 1 कितना बना, 3, यानी कि टोटल ऑड फैक्टर जो इसमें है वो है 3। तो अब अगर हमें इवन निकालना है तो हम 9 में से 3 माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर माइनस कर दें तो हमें इवन मिल जाएंगे 6। तो ये इसका एक तरीका है करने का। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे 100 है तो सिंपल हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर मान लिया हमें ये वाला मेथड नहीं पता है तो इसका एक और तरीका है। देखिए 2 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, ये हमें एलसीएम से मिल रहा है। उसके बाद हमने इसके पेयर बना लिए, एक तो 1 हुआ जो हमने लिखा नहीं है, एक तो 1 हुआ, दूसरा 1 फैक्टर हुआ, दूसरा ये 2 मिला हमें। अब हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। फिर हमें 2 to the 4 मिल रहा है, ठीक है, इससे भी जाएगा 100, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। फिर हमें 5 मिल रहा है, फिर 5 से बड़ा हमें क्या मिलेगा, 2 5 the 10 मिलेगा, ठीक है। फिर 2 5 the 10 हो गया, उसके बाद 2 to the 4 और इसका एक ले लिया, 4 5 the 20 मिला। फिर 5 5 the 25 मिला। फिर हमें क्या मिला, 50, देखिए यहाँ तो ये 25 मिला, फिर हमें ये 50 तो मिलेगा ही और ये 100 भी मिलेगा, 100 से डिवाइड होगा। तो हमें टोटल यहाँ पे फैक्टर जो मिले वो 9 मिले, ये 8 है और एक 1, तो टोटल यहाँ पे 9 फैक्टर देखिए सेम वही मिला। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने यहाँ से इवेंट देख लिए, एक 2 हो गया, एक 4 इवन है, 10 20 इवन है, 50 और 100 इवन है।
तो ये इवन कितने मिले हमें, 6 मिले। देखिए राइट आंसर 6। तो इधर इससे करें चाहे इससे करें आंसर सेम आएगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 6, यानी कि आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह के बहुत आते हैं मेंसुरेशन में, किसी गोले को पिघला के इतने डायमीटर के गोले बनाए जाते हैं, तो इस तरह से होता है। तो कितने नंबर ऑफ जो हमें स्फीयर हैं वो बन पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। यहाँ पे क्यूब का है तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, क्योंकि घन है तो भुजा यहाँ पे लिए, भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। सिंपल जब इस तरह का होता है क्या करते हैं हम, वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि देखिए वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स उसको देख लेंगे, क्योंकि हम उतने ही वॉल्यूम में से छोटे छोटे गोले बना लेंगे, उनका एरिया तो चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। तो देखिए नंबर ऑफ क्यूब्स 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ये तो क्वेश्चन लिखा है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका ए क्यूब होता है फार्मूला, क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला ए क्यूब होता है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। इधर 15 सेंटीमीटर वाले में 15 इंटू 15 इंटू 15। अब तीनों को देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 5 5 5 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के ओवर 3, यानी कि 125 हमारे क्यूब्स काटे जा सकते हैं। राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ये नंबर सिस्टम का है, इसमें है इफ़ 3 की पावर 1989 इज डिवाइडेड बाई 7 देन रिमाइंडर इज। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पर इतना लंबा देके डरिएगा नहीं, क्योंकि इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर इतना ज़्यादा लिखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कंडीशन, देखिए ऑड ये नंबर है, 3 क्या है ऑड नंबर है, और डिवाइड जो करना है वो भी ऑड नंबर से करना है। तो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका होता है, ऑड की पावर है सिंपल, उसके बाद ये ऑड से डिवाइड करना है, ये कंडीशन हमें है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो ये जैसे 3 है, जो यहाँ पे नंबर जो दिया होगा 3, उसका हम उसके टर्म्स में चलेंगे, यानी कि उसी के उसमें चलेंगे, यानी कि 3 9 27 उसी की टेबल में चलेंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 9 पे जाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। अच्छा अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं इस टर्म का, तो पावर उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसको 9 लिख दें तो पावर यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 9 है, तो 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं होगा हमें। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई, तो इसको फिर कट करेंगे। क्या करेंगे, फिर 3 की पावर 3 जाएंगे। अभी हम 3 की पावर 2 गए थे, 9 आया था, 3 की पावर 3 जाएंगे, 27 में चेक करते हैं। अब 3 की पावर 3 जाएंगे तो हम इसको पावर को 3 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि पावर कम हो जाएगी। तो 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम देख रहे हैं पूरा पूरा हमारा जा रहा है, यानी कि क्या मिल रहा है हमें, 663 मिल रहा है 3 से डिवाइड करने पे। तो यानी कि 27 की पावर 663 हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब इस पूरे टर्म को हमें 7 से डिवाइड करना है। तो अब 7 से इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इजी बनाने के लिए 27 में से कुछ ऐसा निकाल लेंगे जो 7 से होल डिविजिबल हो, यानी कि रिमाइंडर 0 बचे जिसमें। तो देखिए 7 अगर हम जाएं, 7 3 21 होता है, तो उसके बाद 28 होता है, तो उससे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 21 तक हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 21 + 6 भी तो लिख सकते हैं, 27 को 21 + 6 लिख देंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो ये 7 इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि ये टर्म हमें ख़त्म हो गया, रिमाइंडर 0। अब हमें क्या इस पार्ट का निकालना है सिर्फ, तो क्या बच रहा है 6 की पावर 663/7। अब हमें इसमें रिमाइंडर निकालना है, क्योंकि इससे पहले तो ये 0 हो गया, पूरा पूरा जा रहा है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, 6 की पावर 1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, तो हम देख रहे हैं रिमाइंडर 6 आएगा। उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 36। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 का क्या होता है 35 आता है, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, ये हमने बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम क्यूब करेंगे। तो 36 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। थोड़ा सा ये आगे यहाँ पे लंबा बन रहा है, थोड़ा सा बड़ी डिजिट बनेगी, तो इसको कर लीजिएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 7 3 21, फिर से रिमाइंडर 6 बच रहा है। उसके बाद देखिए अब हमें 6 फिर से मिला। अब हम एक स्टेप और जाएंगे, 4 पे जाएंगे। फिर जब हमने इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि
फिर से रिमाइंडर हमें क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, यानी कि 6161 ये रिपीट हो गया। अब यानी कि इसी उसमें ये साइकिल चलेगी, 6161 की ये साइकिल चलेगी, यानी कि 2 स्टेप साइकिल चलेगी। तो ये जो 2 स्टेप साइकिल जो चल रही है, तो अब हम क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे, किसे, इसकी पावर को। अब हम चेक करेंगे कि देखिए अगर हम इस 2 से क्योंकि डिवाइड करना है, यानी कि 2 क्या है, इवन है, तो ये तो ऑड है, 663 ऑड है, तो ये डिवाइड होगा नहीं। तो हम चेक करेंगे एक पहले जाके, 662 पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 का मतलब है कि यहाँ पर हमारी साइकिल फिनिश हो रही है, यानी कि 61 लास्ट हमें जो मिल रहा है वो 662 पे आके मिल रहा है अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो, यानी कि 0 रिमाइंडर मिलने का मतलब है कि हमारी कंप्लीट साइकिल हो रही है। तो यहाँ पर 662 पे कंप्लीट हो रही है, यानी कि अब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी 663 पे, और वो स्टार्ट होगी। अब स्टार्ट होने पे हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 6 मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, रिमाइंडर 6 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 663 है। देखिए 662 पे हमारी साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तभी तो रिमाइंडर 0 हो रहा है, तभी तो कट रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। तो अगर हम फिर अब यहाँ 663 है, तो हम इसमें एक ऐड जब करेंगे तो यानी कि नई साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमारी साइकिल स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 6 से हो रही है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर 6 हो जाएगा, इसी को हमने लिखा है। इसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा बैक करके, और ताकि ये एक बार बिल्कुल सही हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ले जाएं। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 2160 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। देखिए इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इनका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर यहाँ पे इंटीरियर एंगल निकालना होता है, सम नहीं होता, तो बाई एन कर देते हैं, सिंपल है। यहाँ पे सम निकालना है इसलिए n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो अब ये सम की वैल्यू दी है 2160, अंतः कोण, बहुभुज के अंतः कोण, इसकी वैल्यू दी है 2160 n-2 इंटू 180। तो इसको जब 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 12 आएगा, यानी कि n-2 इज इक्वल टू 12, यानी कि n इज इक्वल टू 14। n क्या है, यानी कि नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या है, तो ये हमें यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट है द लीस्ट नॉन निगेटिव प्राइम इंटीजर इज। देखिए सिंपल है, नॉन निगेटिव कह रहे हैं पहले तो, यानी कि पॉजिटिव हमें चलना है, और लीस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम इंटीजर कौन सा होता है, 2 होता है। तो ये इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं था, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है, आंसर इसका 3 है। स्मॉलेस्ट प्राइम इंटीजर याद रखिएगा हमेशा 2 होता है। और हाँ, प्राइम नंबर होता क्या है, या तो वो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। प्राइम इंटीजर क्या होता है, 1 से डिवाइड हो या फिर वो नंबर अपने आप से डिवाइड हो, वही प्राइम इंटीजर होता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 2 होता है। नेक्स्ट है 1 होल 1/2 1 1 1/2, इस तरह की एक सीक्वेंस दिया है इन्होंने, तो इसकी वैल्यू निकालनी। इसको सिंपल है, इसको क्या करेंगे, 2 1 2 प्लस, ये प्लस में रहता 3/2, ये 22 आएगा, प्लस करेंगे 23, इसी तरह ये 2 2 2 बनेगा, प्लस 1 करेंगे 2 2 3 बन जाएगा, इसी तरह ये भी। तो सिंपल है, इसको ऐड कर देंगे, नीचे तो बेस सेम ही है, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ ए स्टार बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है साइन, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ए एंड बी देन द वैल्यू ऑफ 9 स्टार 10। तो ये क्या है, ये एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं ए बी के लिए, यानी कि ए बी क्या होते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे हो सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, उनके लिए ये एक इक्वेशन दी है और उनका है 9 10 का मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के लिए सिंपल इस फॉर्मेट में इसको 9 इंटू 10 करना है, और यहाँ पर ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 10 रखे, हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 91 आ रहा है। नेक्स्ट है इफ x एंड y आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स वाई शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या हो सकता है, ये कह रहे हैं नॉन ज़ीरो, यानी कि ये बात तो ख़त्म हो गई कि एक्स वाई की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, नॉन ज़ीरो है, यानी कि कोई नंबर है, रियल नंबर है। अब देखिए हमेशा ऋणात्मक है, यानी कि ऑलवेज निगेटिव नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मान ली कुछ भी है, एक तो सब कुछ प्लस में है और दूसरा स्क्वायर भी है। मान ली अगर हमने x निगेटिव ले भी लिया, x मान ली हमने निगेटिव ले लिया, तो इसका स्क्वायर करने पे ये वाली यूनिट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी,
ये y पॉजिटिव है, और क्या किया हमने, एक्स वाई जब किया तो ये सिर्फ निगेटिव में आई, ये दो पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, तो हमारा मान क्या होगा, निगेटिव आ ही नहीं सकता। दूसरा देखिए, दूसरा अगर हमने y ले लिया, y भी ले लिया, y सिर्फ लिया तो भी यही कंडीशन रहेगी। अगर x और y दोनों माइनस ले लिए तो देखिए ये वाले टर्म्स तो हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर है। दूसरा माइनस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला हम फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। सेकंड चलते हैं, एक्स और वाई के कुछ मानों के लिए शून्य है, टेक्स द वैल्यू 0 फॉर सम एक्स एंड वाई। ज़ीरो तो ये हो ही नहीं सकता, एक्स क्योंकि ये ज़ीरो तो ले नहीं सकते, एक्स वाई ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से कुछ और है रियल नंबर। तो अगर ये ज़ीरो हम नहीं ले सकते हैं तो इनकी वैल्यू ज़ीरो बन ही नहीं सकती, क्योंकि सब एडिशन में है, ज़ीरो बन ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। उसके बाद क्या है, हमेशा धनात्मक होगा, यानी कि इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमें लग रहा है कि ये सही है। फोर्थ देख लेते हैं, का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, टेक्स बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज। नहीं, तो अभी हमने देख लिया कि निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, तो ये निगेटिव वाले तो दोनों ख़त्म ही हो गए, ये हमारा सही है, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि एक तो स्क्वायर में है, ऊपर से प्लस में है, कोई भी टर्म माइनस में नहीं है। ठीक है, हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते थे। इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट है, ये इन्होंने रीजनिंग के थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें डाल दिए। तो देखिए, नंबर एट द प्लेस ऑफ स्टार इन द एडजॉइनिंग फिगर, सिंपल है, इसको ये हमें स्टार दिया है। अब हमने देखा ये 7 बन रहा है, कुछ या तो ये माइनस हो रहा है। अब हमने देखा अगर 6 - 1 करेंगे तो 6 + 1 करेंगे तो 7 बन रहा है, यानी कि 4 + 1 5 बन रहा है। 6 + 9 15 बन रहा है, यानी कि 7 + 4 11 बन रहा है। इधर से भी बन रहा है और इधर से भी बन रहा है। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 + 3 7 बन रहा है, 3 + 2 5 बन रहा है, और 8 + 7 15 बन रहा है, तो 6 + 5 क्या बनेगा 11। चाहे इधर से चलें चाहे इधर से चलें, आ रहा है यहाँ पर 11, यानी कि राइट आंसर इज 4th। नेक्स्ट है, इफ फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, ए की पावर b इज इक्वल टू 125, देन b की पावर a इज। तो देखिए सिंपल है, नेचुरल नंबर a एंड b कोई दो हैं, a की पावर b इन्होंने 125 दी है, तो पूछा है b की पावर a। अब अगर हम 125 को देखें तो ये किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125, तो यानी कि अगर हम इससे रिलेट करें तो ये 5, a की वैल्यू क्या है 5 है और b की वैल्यू 3 है, और हमें चाहिए क्या b की पावर a। तो हमने क्या किया, b की जगह क्या लिखा 3 रखा, और a की जगह क्या रखा 5 रखा, तो 3 की पावर 5 हमने निकाल दी। तो ये देखिए 3 की पावर 4 तो सब जानते हैं 81 होता है, उसके बाद आप 3 मल्टीप्लाई कर दिएगा तो आ जाएगा 243। राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट है, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30 है, और इसको हम ओरली करेंगे। देखिए पहले तो उन्होंने पूछा है लीस्ट सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी इनमें से कौन है, 100 है, 100 है, इससे हम चलते हैं। तो हम देखते हैं 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली। तो देखिए 100 जो होती है काफ़ी सारी से नहीं होती डिवाइड, जैसे 6 से नहीं होती है, 7 से नहीं होगी, 9 से नहीं होगी, यानी कि सबसे विभाजित नहीं होगी, सबसे डिवाइड नहीं होगी, यानी कि 100 नहीं होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं इससे बड़ी कौन सी है, 1000 है, सेम यही प्रॉब्लम इसमें आएगी। उसके बाद 2520 आती, इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये 0 है, यानी कि लास्ट में 0 है, यानी कि 5 और 10 से तो डिवाइड होगी क्योंकि हमें 10 भी लेना है 1 से 10 तक, तो हमें 10 भी लेना है, 10 5 और 10 से तो डिवाइड होगी। अब हम चेक कर लेते हैं, 2 से भी हो जाएगी, इवन है, 3 से चेक कर लेते हैं। अब हम ऑड से चेक कर लेते हैं, 3 से चेक करेंगे तो 3 24 जाएगा, उसके बाद 1 इधर कैरी तो 12, और हाँ 3 से भी हो जाएगी, फिर 4 से हो जाएगी, इवन है, 5 से चेक करते हैं तो 25 जाएगी, 5 से तो होगी ही क्योंकि लास्ट में 0 है। उसके बाद 6 से एक बार चेक कर लेते हैं, तो 6 से जब तो ये 24 बना, एक इधर आया 6 2 12, 6 से भी जा रही है। 7 से चेक कर लेते हैं, ऑड है तो 21 होता है, और इधर 4 बना तो ये 42 भी आता है, 7 में 0, 7 से भी जा रही है, यानी कि ऑड से भी ये जा रही है। अब हम 8 से देख लेते हैं, 8 से 24 एक इधर बना तो 8 से भी जा रही है, 4 12, ठीक है, 8 से भी जा रही है। 9 से चेक कर लेते हैं, 18 इधर, ये 9 से भी जा रही है, यानी कि ये वाली ऐसी संख्या है जो 1 से 10 सारी नंबर से डिवाइड हो रही है, सबसे छोटी। क्यों, क्योंकि हम लीस्ट ऑप्शन से ही चले, तो हमें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। 100 और 1000 तो हो ही नहीं सकता था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया,
2520। ये भी नहीं होता तो फिर हम इस पे जाते, इसी तरह से चेक करते। ये इसमें भी रास में 0 है तो ये 510 से तो होगी। अब हम और चेक कर लेंगे नंबर। तो हमारे यहाँ पर ये वाला सेट जो है यूपीटेट का ये फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर आएंगे 1 to 5th 19 का निकालेंगे, फिर 6 to 8 हमारा 18 का आएगा। उसके बाद हम सीरियल से लगा देंगे। थैंक यू सो मच।